बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिजर अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम के बारे में। इसमें हम डिटेल से देखेंगे वेक्टर्स क्या होते हैं, वो किस तरह से उनको उनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जा सकता है, किस तरह उनके कंपोनेंट से वेक्टर को बनाया जा सकता है, उनकी एडिशन कैसी होती है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट, और उसके बाद इक्विलिब्रियम को हम जो है ना वो बड़ी डिटेल से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को विद द डेफिनेशन ऑफ द वेक्टर। व्हाट इज अ वेक्टर? एज वी ऑल नो, कई बार इसको पढ़ा जा चुका है। वेक्टर इज अ मैथमेटिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कि वो क्वांटिटीज जिनकी मैग्नीट्यूड भी हो और उनकी डायरेक्शन भी हो, जैसे कि हमारे पास वेट है, वेलोसिटी, फ्रिक्शन है, ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको उनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए उनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी जो है वो बतानी पड़ती है, तभी उनकी डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होती है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर कहते हैं। वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो सबसे पहले सिंबॉलिकली देखते हैं। सिंबॉलिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो वर्ड लेटर्स होते हैं उनको कैपिटल बोल्ड फॉर्म में लिखते हैं, मोटा करके लिखते हैं, या कैपिटल लेटर्स में लिख के उनके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। इस तरह जो इनकी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए हम सिर्फ उनके साथ स्ट्रेट लाइंस लगा देते हैं, जो ये इंडिकेट करती है कि ये उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कशन हो रही है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम वेक्टर ग्राफिकली ड्रॉ करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि एक स्केल के इक्वल होती है, जो उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और उसकी जिस साइड पर डायरेक्शन होती है उस साइड पे एक एरो हेड ड्रॉ करते हैं। जहां पर एरो ड्रॉ करते हैं उस साइड को हम हेड कहते हैं और दूसरी साइड को हम टेल कहते हैं। तो ग्राफिकली वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्दर मूव करें, ज्योमेट्रिक वेक्टर्स और हमारे पास जो अलजेब्रिक वेक्टर्स हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले बात करते हैं ज्योमेट्रिक वेक्टर्स की। ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो बगैर किसी कोऑर्डिनेट के, बगैर किसी रेफरेंस के ड्रॉ किए जाते हैं, यानी कि उनकी टेल जो है वो किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में या किसी रेफरेंस के साथ एसोसिएट नहीं होती। रैंडमली कहीं पर भी ऐसे वेक्टर्स को ड्रॉ किया जा सकता है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम ज्योमेट्रिक वेक्टर्स कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, अलजेब्रिक वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनको किसी कोऑर्डिनेट प्लेन में किसी रेफरेंस के ऊपर जब वो ड्रॉ किया जाता है, उनकी जो टेल होती है वो किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट के साथ एसोसिएट होती है, जो उनकी एग्जैक्ट लोकेशन या उनकी पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। इस तरह के वेक्टर्स को हम अलजेब्रिक वेक्टर्स जो है वो कहते हैं। इसका काम जो है वो 90s में जो वेक्टर्स का इस्तेमाल है 19th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था। जो सबसे ज्यादा जो इसके मेथड्स को डेवलप करने के लिए काम हुआ था वो मैथमेटिशियन रेनी डिस्क्रीट्स 1596 टू 1650, इन्होंने सबसे ज्यादा जो है वो इस पे काम किया है। ओके जी, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है, दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? ये असल में दो लाइंस हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ऐसी दो लाइंस हैं जो आपस में 90 का एंगल बना के एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं, और ये वाला जो एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस कहलाता है, वर्टिकल एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस कहलाता है। तो इस तरह ये दोनों लाइनें मिलकर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाती हैं, जिसके अंदर किसी भी वेक्टर को जो है वो ड्रॉ किया जा सकता है, जो उसकी लोकेशन के बारे में बताता है। जो पॉइंट जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है, इस पॉइंट को हम ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। अच्छा जी, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अब वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए बेसिकली 4 स्टेप्स है। सबसे पहले तो हम एक स्केल जो है वो ड्रॉ करते हैं कि हमारा जो वेक्टर है उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक फोर्स जो है F इज इक्वल टू 50 न्यूटन है, उसको हमने ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम एक सूटेबल स्केल जो वो सिलेक्ट करेंगे जो उसकी मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करेगा। फॉर एग्जांपल, इस केस में हम 50 न्यूटन को इंडिकेट करने के लिए हम स्केल सिलेक्ट कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो इस हिसाब से जो 5 सेंटीमीटर वो 50 न्यूटन बनेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो ड्रॉ करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, और फिर ओरिजिन से जो भी डायरेक्शन बताएगी उस डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर की लाइन
ड्रॉ करते हैं। ये जो 5 सेंटीमीटर की लाइन होगी ये असल में 50 न्यूटन यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड को ड्रॉ करेगी, और जो एरो है वो उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। और फिर उसके बाद ये जो एंगल एक्स एक्सिस से वो बनाएगा, इस एंगल के जरिए उसकी जो डायरेक्शन है वो डिफाइन की जाएगी। तो इस तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी वेक्टर को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर जो हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है वो 2 डायमेंशनल प्लेन में, एक पेज के ऊपर 2 डायमेंशनल प्लेन में रिप्रेजेंट किया है जिसमें सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। बट अगर हम बात करें स्पेस की, तो स्पेस में अगर आप किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए 3 प्लेन्स होते हैं, एक्स, y एंड z। तीनों प्लेन्स हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। x जो है वो इस डायरेक्शन में है, y इस डायरेक्शन में, तो z जो है वो आउट ऑफ द पेपर इस तरह बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो परपेंडिकुलर होगा। तीनों जो स्केल्स हैं, तीनों जो एक्सिस हैं वो एक दूसरे के ऊपर 90 का एंगल बनाते हैं। और इसी तरह वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उसको हम वैसे ही डिफाइन करते हैं जैसे हम स्केल के जरिए उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। बट यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आता है उसकी डायरेक्शन पर। वहां पर हम सिंपल एक्स एक्सिस के एंगल से जो वेक्टर है उसकी पोजीशन बता सकते हैं, बट यहां पर जो पोजीशन बताने के लिए हमें 3 एंगल्स डिस्क्राइब करने पड़ेंगे। पहला एंगल जो एक्स एक्सिस से है जिसको हम अल्फा कहते हैं, दूसरा एंगल वाई एक्सिस से है जिसको हम बीटा कहते हैं, तीसरा एंगल जी एक्सिस से है जिसको हम गामा कहते हैं। तो इस तरह तीनों जो एंगल्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन के साथ ही वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन जो है वो कंप्लीट होगी इन द स्पेस, क्योंकि स्पेस में 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास एक और टाइप है वेक्टर की जिसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ये एक डायमेंशनलेस वेक्टर है, यानी कि ऐसा वेक्टर है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती और उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, और ये डायरेक्शन को, वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड 1 होती है वेक्टर की डायरेक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके ऊपर जो वो कैप, ये इस तरह कैप का साइन जो है वो पुट करते हैं सिंबल के ऊपर, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये एक यूनिट वेक्टर है। जैसे एरो हेड के साथ अगर सिंपल वेक्टर है तो उसका जो यूनिट वेक्टर है हम उसको एक कैप के साथ जो है वो इंडिकेट करेंगे। एक वेक्टर जो है वो असल में कॉम्बिनेशन होता है उसकी मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट वेक्टर के। जो मैग्नीट्यूड है वो उसकी मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन कर रही होती है, और यूनिट वेक्टर जो है वो उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको इंडिकेट करता है। तो एक वेक्टर को जब हम लिखते हैं वो कुछ इस तरह से लिखते हैं कि एक वेक्टर जो है उसकी मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है, और यहां से अगर यूनिट वेक्टर की वैल्यू हम निकालना चाहें तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड, यानी कंप्लीट वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड विल बिकम इक्वल टू यूनिट वेक्टर। अच्छा जी, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर्स की यहां पर बात कर लेते हैं जो आगे आपको हेल्पफुल होंगे जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है उसको हम स्मॉल आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जी एक्सिस वाला जो यूनिट वेक्टर उसको हम के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सारे वेक्टर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे होते हैं। इसी तरह ये जो नॉर्मल वेक्टर है, यानी कि जो यूनिट वेक्टर एन, ये एक नॉर्मल वेक्टर होता है जो उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, जिस सरफेस से उसकी डायरेक्शन जो दिखाई जा रही है इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम एन कैप से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैथमेटिकल जब आगे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वहां पर हम एक्स वाई और जी की जो डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर्स हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, हम बात कर लेते हैं जी वेक्टर एडिशन की। अच्छा, अब जो स्केलर्स हैं उनके एडिशन तो बड़ी आसान है, क्योंकि स्केलर की सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, तो मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड में जो हम सिंपली ऐड कर देते हैं तो मैग्नीट्यूड का रिजल्ट आ जाता है स्केलर क्वांटिटी। बट जब हम बात करते हैं वेक्टर्स की तो मैग्नीट्यूड के साथ उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी है, तो मैग्नीट्यूड को तो स्केलर या सिंपल अलजेब्रिक मेथड से हम ऐड अप कर सकते हैं, बट डायरेक्शंस को कैसे ऐड करेंगे उसके प्रोसीजर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, उसकी हम डिटेल्स यहां से देख लेते हैं कि किस तरह उनको ऐड किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेक्टर को ऐड कर लेते हैं
ग्राफिकली। तो फर्ज करें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है हमारे पास जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा ए बना रहा है, और ये वेक्टर बी है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बी बना रहा है। हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं हेड टू टेल रूल को। हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग अब क्या करते हैं, पहले वेक्टर को ओरिजिन से ड्रा करते हैं, जैसे कि हमारे पास ए वेक्टर था जिसका एंगल थीटा है, और दूसरा जो वेक्टर है उसको हम इस तरह से ड्रा करते हैं कि उसकी टेल यानी कि दूसरे की टेल पहले के हेड के साथ अटैच होती है। इस तरह हम दो ही नहीं, दो से ज्यादा वेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं कि पहले वेक्टर की हेड के साथ दूसरे की टेल, दूसरे के हेड के साथ तीसरे की टेल, तीसरे के हेड के साथ चौथे की टेल, और इस तरह आपको सोन जितने भी वेक्टर्स हो हम उनको ड्रा कर लेते हैं। और फिर उनके रिजल्टेंट के लिए हम वेक्टर को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट की टेल से, फर्स्ट वेक्टर की टेल से ये वेक्टर स्टार्ट होगा और ये खत्म होगा लास्ट वाले के हेड से। तो इसको हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। तो ये वेक्टर जितना एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस से, ये उसकी डायरेक्शन को शो करेगा, और आर उसकी जो लेंथ है वो उसकी मैग्नीट्यूड को शो करेगी। तो इस तरह ग्राफिकली हम वेक्टर्स को ड्रॉ करके एक दूसरे में ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या वेक्टर एडिशन जो वो कम्यूटेटिव है। तो जी बिल्कुल वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है, क्योंकि उनकी पोजीशन चेंज करने से कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती, उनमें किसी तरह का भी चेंज नहीं आता। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, फर्स्ट के हमारे पास वेक्टर ये ए है और ये वेक्टर बी है, हमने उसको हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ज्वाइन किया, तो उनका रिजल्टेंट हमारे पास ये आ जाता है। अब फर्स्ट करें हम बी में ए को जमा करना चाहते हैं, तो पहले हम ये बी को ड्रॉ कर लेते हैं, उस तरह सेम डायरेक्शन में हम ए को ड्रॉ कर लेंगे, तो अगेन रिजल्टेंट जो है वो वही रहेगा, विच मीन के a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, विच मीन्स के वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज रखती हैं, विच मीन्स कि इनकी पोजीशन चेंज करने से इनके एडिशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्ज करें हमारे पास एक से ज्यादा वेक्टर्स हों, अब हमने यहाँ पर तो दो वेक्टर्स के बारे में देखा, फर्ज करें हमारे पास एक से ज्यादा वेक्टर्स हों, फर्ज करें ये हमारे पास वेक्टर ए है, बी सी डी, इनके डायरेक्शंस को याद रखें, ये वेक्टर ए की डायरेक्शन इस तरफ है, बी इस तरफ है, सी इस तरफ है, डी इस तरफ है। अब हम इनको ऐड करना चाहते हैं, तरीकाकार वही है जो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हुए हेड टू टेल रूल के अंदर, कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो वेक्टर ए जो है वो उसको ड्रॉ करेंगे, उसके बाद सेकंड वेक्टर इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि दूसरे की टेल पहले के हेड के साथ, तीसरे की टेल दूसरे के हेड के साथ, चौथे की टेल तीसरे के हेड के साथ, और इसी तरह जो इनका रिजल्टेंट होगा वो पहले की टेल से स्टार्ट होगा और आखिरी के हेड तक जाएगा। तो अगर आपके पास दो वेक्टर हो या दो से ज्यादा हो, आप उन सबको हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड कर सकते हैं और उनका रिजल्टेंट जो है वो ऑब्टेन किया जा सकता है। अगर आप एक से ज्यादा वेक्टर्स हो तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, दैट इज अ नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है? द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड हैव सम आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड अ नल वेक्टर। ये ऐसा वेक्टर होता है जिसकी कोई डायरेक्शन तो होती है बट उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो हो जाएगा, बट ऑब्वियसली इट हैव सम डायरेक्शन। तो इस तरह के वेक्टर को जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो हो बट उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन हो, उसको हम नल वेक्टर जो है वो कहते हैं। ओके जी, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो थी वेक्टर एडिशन। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि अगर आप a प्लस बी कर रहे हैं, अगर आप a प्लस बी कर रहे हैं और आप इसकी माइनस करना चाहते हैं, a माइनस बी करना चाहते हैं, तो असल में वो एडिशन ही है बट विद द नेगेटिव ऑफ अदर वेक्टर, यानी कि जो दूसरा वेक्टर है हम उसके नेगेटिव के साथ हम उसको ऐड कर देंगे, विच मीन उसकी डायरेक्शन जो है वो उलट जाएगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है, तो अब हमने ए और बी का अगर डिफरेंस लेना है, विच मीन कि ए को माइनस बी में ऐड कर दें, तो अगर ये बी है तो ये उसका माइनस बी होगा, यानी कि 180 पर उसकी डायरेक्शन उलट हो जाएगी। माइनस बी का मतलब, माइनस के साइन का मतलब सिर्फ ये है कि उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो टोटली इन्वर्ट हो जाएगी। तो आप सिंपली वेक्टर ए को
बी के साथ माइनस बी के साथ ऐड कर दे, जो रिजल्टेंट आएगा वो असल में a माइनस बी ही होगा। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन भी वेक्टर्स की जा सकती है। अच्छा, जब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर असल में दो तरीकों से की जा सकती है। एक तो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ वेक्टर। तो यहां पर अभी हम देखने लगे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, कि अगर एक स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करना हो तो किस तरह से की जा सकती है। फर्स्ट करें हमारे पास यहां पे एक स्केलर है जी, वेक्टर हमारे पास है जी a और हमारे पास स्केलर है जी k। तो अगर हम वेक्टर स्केलर को a के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि वो जो स्केलर है, वो जो स्केलर क्वांटिटी उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, वो उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देगा। वो सिंपली उसकी मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे फर्स्ट करें k अगर 0 होगा तो k a इज इक्वल टू 0, अगर k ग्रेटर देन 0 है तो k a प्लस k a हो जाएगा, k लेस देन 0 है तो माइनस k, यानी एक सिंपल स्केलर की तरह वो उसके साथ जब वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं पड़ेगा। सिर्फ उसका अगर साइन चेंज होता है तो साइन चेंज होने की वजह से वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो वेक्टर को अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होगी, और अगर उसका साइन चेंज होता है तो साइन चेंज होने की वजह से वो वेक्टर की डायरेक्शन को इन्वर्ट कर देगा, उलट देगा। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करना। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर into two or more vectors is called resolution of vector। कि अगर आप वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें, उसके टुकड़ों में तकसीम कर दें, तो उसको हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। और अगर ये कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो हम उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कहते हैं। वो उस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। अच्छा जी, फर्ज करें आपके पास यहां पर ये वेक्टर a है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप जरा सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट करें हमारे पास ये वेक्टर a है और ये कोई एंगल थीटा a जो है वो बना रहा है x एक्सिस के साथ। अब आप क्या करेंगे, इसके हेड से यानी पॉइंट P से एक नॉर्मल ड्रॉप कर दें टूवर्ड्स द x एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉप कर दें। अब ये जो नॉर्मल आपने ड्रॉप किया है, जिस पॉइंट पर आके Q पॉइंट पर आके टकराया है, इसको मिला दे पॉइंट O के साथ। तो ये O से Q ये इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है, तो ये उसका x कंपोनेंट होगा, दैट इज ax। और ये जो Q टू P ये वाली जो लाइन है ये इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है, तो ये इसका y कंपोनेंट होगा, दैट इज ay। अब इसी तरह अगर आप देखें कि ये ax ये बिल्कुल इसके पैरेलल है, विच मीन ये भी ax ही बनता है। इस तरह ये QP SO के इक्वल है, विच मीन कि ये भी AY ही बनता है। तो अब आप ये देखिए कि ये AX और ये AY आपस में 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों इस वेक्टर A के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। मैथमेटिकली हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, A इज इक्वल टू AX प्लस AY। अब जरा हम इन कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करते हैं कि AX और AY की वैल्यूज क्या है। अच्छा, हमने मैथमेटिकली ये लिखा था ax प्लस ay, तो अब हम चूंकि वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो इनके साथ चूंकि x एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज i कैप, और y एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज j कैप। तो अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू axi प्लस ayj। अब हम जरा इंडिविजुअली ax और ay की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको दोबारा पीछे वाली जो शेप उस पे आना पड़ेगा, और यहां पर देखिए यहां पर एक ट्रायंगल जो है वो बन रही है विच इज OQP। ये जो ट्रायंगल बन रही है OQP, मैं इस ट्रायंगल को लेके जा रहा हूं आगे वाले पेज के ऊपर। यहां पर ये देखिए, ये हमारे पास वही ट्रायंगल है OQ एंड P, ये ट्रायंगल है हमारे पास। अब इस ट्रायंगल के अंदर हमने जैसे पीछे रिजॉल्व किया था, ये AX है, ये AY है और ये वेक्टर A है। अब इस ट्रायंगल के अंदर रहते हुए हम दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उनको कैलकुलेट करेंगे, दैट इज cos थीटा एंड sin थीटा। एज वी ऑल नो cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस, और बेस क्या है जी, बेस इज इक्वल टू AX। तो बेस की जगह पे AX लिख देते हैं, और हाइपोटेनस क्या है, दैट इज A।
तो हाइपोटेनस की जगह पे लिख देते हैं जी ए। इस तरह साइन थीटा किसके इक्वल होता है? ये होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है जी? ए वाई, तो यहां पर हम ए वाई लिखते हैं, और हाइपोटेनस क्या है जी? ए। तो अगर यहां से इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ए एक्स, ये ए डिवाइड हो रहा है, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और इसी तरह ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ये x कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट है। तो जैसे हमने ऊपर लिखा था, तो टोटल वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा? x कंपोनेंट दैट इज a cos थीटा i प्लस a sin थीटा j। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x कंपोनेंट है वो होता है a cos थीटा और y कंपोनेंट है a sin थीटा, और टोटल वेक्टर आ जाएगा a इज इक्वल टू a cos थीटा i प्लस a sin थीटा j। अब उसी ट्रायंगल के अंदर अब हम मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं। एज वी ऑल नो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कैंसिल करने के लिए हम इनको अंडर रूट लगा लेते हैं दोनों साइडों पर। और हाइपोटेनस हमारे पास वहां पे क्या था? ए। बेस हमारे पास क्या थी? ए एक्स, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था? ए वाई। तो अगर आप उस वेक्टर के कंपोनेंट की मदद से उसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो इस फॉर्मूले की मदद से उस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो कैलकुलेट की जा सकती है। उसके बाद अब हम जरा एंगल निकालना चाह रहे हैं डायरेक्शन के लिए कि उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी जिसके हमने कंपोनेंट्स जो है वो फाइंड आउट किए। तो उसके लिए हम तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट इज tan थीटा उसको इस्तेमाल करेंगे, एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए वाई, बेस इज इक्वल टू ए एक्स, और यहां से इसको रीअरेंज कर दे तो हमारे पास थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स, विच मींस कि यहां से आप रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो निकाल सकते हैं, और यहां से आप रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है थीटा है वो निकाल सकते हैं। फर्ज करें अगर आपके पास 3 डायमेंशनल स्पेस है तो उसके अंदर जो वेक्टर है उसके जरा 3 कंपोनेंट बन जाएंगे, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जी स्क्वायर। सो इस तरह से आप वेक्टर के जो कंपोनेंट है ए एक्स और ए वाई उनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपको कंपोनेंट्स गिवन हो तो उन कंपोनेंट्स की मदद से आप रिजल्टेंट वेक्टर, उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। ओके जी, फर्दर अब हम बात कर लेते हैं वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के। आगे हमने एडिशन देखी थी सिंपल मेथड से, जिसमें हम वेक्टर को ग्राफिकली जो है वो हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड अप करते हैं, बट अब हम उनको उसके कंपोनेंट्स की मदद से ऐड करने की कोशिश करेंगे कि उसको उसके कंपोनेंट्स की मदद से कैसे ऐड किया जा सकता है। तो फर्ज करें हमारे पास 2 वेक्टर है, एक वेक्टर ए है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा ए बना रहा है, दूसरी तरफ हमारे पास वेक्टर बी है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बी बना रहा है। ये हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं। अब हम बाय हेड टू टेल रूल, जिस तरह हम हेड टू टेल रूल को इस्तेमाल करते हैं, हम उन हेड टू टेल रूल की मदद से ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी को अरेंज करते हैं, और यहां से उनका रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, वेक्टर ए के 2 कंपोनेंट बनेंगे, दिस वन इज ए वाई एंड दिस वन इज ए एक्स। इस तरह वेक्टर बी के भी 2 कंपोनेंट बनेंगे, दिस वन इज ए एक्स एंड दिस वन बी एक्स और बी वाई। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स है वो एक्स होंगे, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स है वो वाई होंगे। अब यहां से देखें कि जितना ये बी एक्स दिया गया है तो इसके पैरेलल ये जो स्पेस है, इस स्पेस को भी तो बी एक्स कहा जा सकता है। सेम इज द केस विद दिस प्लेस कि ये जो जगह है ये इसके पैरेलल है, तो अगर ये ए वाई है तो ये भी तो ए वाई होगी, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि इसके पैरेलल ए वाई ये आ गया और इसके पैरेलल बी एक्स ये आ गया। अब ओवरऑल अगर हम नजर डालें, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर था, इसकी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बन रहा है वो असल में ए एक्स प्लस बी एक्स, इन दोनों के मिलने से आर एक्स रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट बन रहा है। इस तरह वाई एक्सिस की डायरेक्शन में देखें तो बी वाई दिस एरिया एंड ए वाई दिस वन, ये दोनों मिलकर जो है वो आर वाई बनाएंगे। सो हम यहां पर लिख सकते हैं आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, और चूंकि ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है
तो हम इसके साथ आई जो यूनिट वेक्टर वो लग जाएगा आर एक्स आई प्लस ए एक्स आई प्लस बी एक्स आई। तो इस तरह ये हमारे पास रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। इसकी मैग्नीट्यूड अगर हम निकालना चाहते हैं तो सिंपल हम उसको मैग्नीट्यूड यानी कि वो बार की सूरत में लिख लेंगे। और इस तरह अगर वाई कंपोनेंट की बात करें तो आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई, और यहां से इसके साथ चूंकि ये वाई डायरेक्शन में है तो जे यूनिट वेक्टर इसके साथ आ जाएगा, और इसी तरह उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी निकाल सकते हैं। अब यहां से हमें ये पता चला कि जो आर रिजल्टेंट वेक्टर है वो किसके इक्वल आ गया, आर एक्स आई यानी कि उसका एक्स कंपोनेंट प्लस आर वाई जे उसका जे कंपोनेंट। अब एक्स कंपोनेंट हमने किसके इक्वल निकाला, ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट गिवन है, तो एक्स की जगह पे हम एक्स कंपोनेंट लिख देते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स आई, और y कंपोनेंट हमने यहां पर ये y वाला निकाला था तो y की जगह y कंपोनेंट लिखा जाएगा ए वाई प्लस बी वाई जे। तो ये हमारे पास टोटल रिजल्टेंट वेक्टर आ गया इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये तो आ गया जनाब उस वेक्टर। अब हम उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड के लिए अगेन वही फार्मूला जो हम पीछे इस्तेमाल कर चुके हुए हैं, r इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। आर एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स कंपोनेंट की वैल्यू, आर वाई की जगह पे वाई कंपोनेंट की वैल्यू लिखेंगे तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। इसी तरह अगर हम उसकी डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो यहां पे हमारे पास हमने पिछले फार्मूले में निकाला था थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। तो आर वाई की जगह पे वाई कंपोनेंट, आर एक्स की जगह पे एक्स कंपोनेंट। तो इस तरह से हमारे पास जो डायरेक्शन है वो आ जाएगी जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। तो बाय दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एंड बाय दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये तो हमारे पास था दो कंपोनेंट्स हो। तो अगर हमारे पास मोर देन टू वेक्टर्स हो, दो से ज्यादा वेक्टर्स हो, तो हम सिंपली उनके सभी एक्स कंपोनेंट सभी वाई कंपोनेंट्स को ऐड अप करके रिजल्टेंट वेक्टर्स को निकाल सकते हैं, चाहे वो दो कंपोनेंट हो या दो से ज्यादा हो। सिंपली उन्हीं फार्मूला की एक्सटेंशन है, हम उनमें सिर्फ एक्स कंपोनेंट्स को इकट्ठा कैलकुलेट कर लेंगे, वाई कंपोनेंट्स को इकट्ठा कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह डायरेक्शन के लिए भी हम एक्स और वाई कंपोनेंट्स जो है वो इकट्ठा लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं जो एंगल का साइन है उसके हवाले से, एंगल के साइन के हवाले से। तो हमने थीटा का फार्मूला पढ़ा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। अब ये किस तरह एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में शिफ्ट होता है। क्वाड्रेंट क्या होता है ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं तो उसमें जो वो बॉक्सेस बनते हैं, हम हर एक बॉक्स को एक क्वाड्रेंट का नाम देते हैं। फर्ज करें थीटा की कोई वैल्यू है, ये हमारे पास थीटा गिवन है। तो अब इस क्वाड्रेंट में देखें जो एक्स कंपोनेंट है ये भी पॉजिटिव है और जो वाई कंपोनेंट है ये भी पॉजिटिव है। अब इसको दूसरी फॉर्म के अंदर हम 180 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि ये सारा हमारे पास 180 होता है और इसके अंदर थीटा को माइनस कर दे तो ऑब्वियसली ये वेक्टर इस जगह पर आ जाएगा। अब इस जगह पर देखें आपके पास जो x है वो नेगेटिव होगा और जो y है वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो x कंपोनेंट है वो माइनस होगा और y कंपोनेंट्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इस तरह थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी देख लेते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखिए हमारे पास एक वेक्टर है। तो इसमें आप देखिए कि x की वैल्यू x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव ही होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि x की वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव है जबकि y की वैल्यू जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगी। तो इस तरह सिंपल क्वाड्रेंट का पता होने की मदद से ही हम x और y कंपोनेंट्स की जो डायरेक्शन है उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके जी, यहां पर आगे कुछ एग्जांपल है, प्रैक्टिस एग्जांपल है जो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इनके अंदर यही फार्मूलाज जो हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हुए हैं वही इस्तेमाल हुए, उनको आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मजीद जो है वो पढ़ सकते हैं। ओके जी, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की। पीछे हम देख चुके हैं कि अगर स्केलर को वेक्टर के साथ हम मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट करना चाहें तो वो वेरी सिंपल, उससे हम उसको सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट अब हम यहां पर बात करेंगे वेक्टर की वेक्टर के साथ मल्टीप्लीकेशन, कि वेक्टर की वेक्टर के साथ जो प्रोडक्ट है वो कैसे डिफाइन होती है। तो वो असल में दो तरीकों से डिफाइन होती है। एक को हम
स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है? ये ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें एक प्रोडक्ट को जब एक वेक्टर को जब दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो रिजल्टेंट आता है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आती है। यानी कि दो वेक्टर को प्रोडक्ट करने से, उनको मल्टीप्लाई करने से अगर जो रिजल्टेंट है वो स्केलर हो तो इस प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है, वेक्टर डॉट वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर। और इनके दरमियान ये जो डॉट है ये इंडिकेट करता है कि ये डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, इस डॉट की वजह से हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और ये डॉट ही इंडिकेट करता है कि ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, विच मीन कि इनका जो रिजल्टेंट होगा वो स्केलर होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो उनके रिजल्टेंट को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू सी और ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब ये ए बी कॉस थीटा कैसे आया, इसको समझने के लिए हम जो अगली डायग्राम है उसकी तरफ चलते हैं। तो असल में जो प्रोडक्ट होती है ए डॉट बी वो कुछ इस तरह से होती है कि इसमें पहला हिस्सा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और दूसरा असल में बी का वो कंपोनेंट होता है जो ए की डायरेक्शन में हो। जैसे कि हमारे पास ये वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है, तो अगर हम बी के कंपोनेंट्स बनाएं तो बी का एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट ये बनेगा, ये y कंपोनेंट बनेगा और ये हमारे पास साइन थीटा वाला कंपोनेंट बनेगा y वाला, और ये हमारे पास बनेगा कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। तो अब आप देखें कि हम यहां पर जो डॉट प्रोडक्ट में रिजल्टेंट लिखते हैं वो कुछ इस तरह से होता है, फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वो हमने लिख दिया जी ए, और दूसरा कंपोनेंट ऑफ बी दैट इज पैरेलल टू ए, तो ए के पैरेलल जो बी का कंपोनेंट है दैट इज बी कॉस थीटा, तो यहां पर हम उसको लिखेंगे बी कॉस थीटा। तो इस तरह ए डॉट बी का जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज ए बी कॉस थीटा। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है या नहीं है। कम्यूटेटिव मींस हम यहां पर चेक करेंगे अगर ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा है तो क्या बी डॉट ए बी यही आता है या उसमें कोई चेंज आता है। तो उसके लिए अगेन हम जो पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं, तो अगर हम b डॉट ए ले रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैग्नीट्यूड ऑफ b देन कंपोनेंट ऑफ a पैरेलल टू b। तो अब देखें ये हमारे पास जी b है, ये वेक्टर a है, तो यहां पे सबसे पहले तो हमने b की मैग्नीट्यूड ली दैट इज अ b। अब हमें a का वो कंपोनेंट चाहिए जो b के पैरेलल हो, तो एक a का कंपोनेंट जो है वो ये बन जाएगा और a कंपोनेंट बन जाएगा ये। तो अब यही कंपोनेंट a के पैरेलल है विच इज a cos थीटा, यहां पर a cos थीटा पुट करेंगे तो b डॉट a इज इक्वल टू b a cos थीटा। अब चूंकि a b और b a ये आपस में कम्यूटेटिव है तो b a की जगह a b लिखे तो यू कैन सी द रिजल्टेंट ऑफ b डॉट a इज आल्सो a b cos थीटा, विच मीन कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होती है, यानी कि उसके अंदर वेक्टर की प्लेस चेंज करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके जी, दूसरी जो वेक्टर के साथ प्रोडक्ट की टाइप है दैट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट इसके अंदर जो हमारे पास रिजल्टेंट होगा दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट का वो हमारे पास एक वेक्टर आएगा, यानी कि अगर दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट करने से, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से अगर उनका रिजल्टेंट एक वेक्टर हो तो इस तरह की प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और इसको जो हम क्रॉस के साथ जो है वो डिनोट करते हैं कि सेंटर में इसका क्रॉस होता है, इस वजह से हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। जिस तरह हमने उसको डॉट प्रोडक्ट कहा था तो ये इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। और मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखें तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और आखिर में n यूनिट वेक्टर। एज वी सी रिजल्टेंट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर विच मीन इट हैज सम डायरेक्शन, दैट इज वाई हम इसके साथ इसका जो यूनिट वेक्टर n कैप है वो भी ऐड करेंगे। अब इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आप राइट हैंड का जो रूल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जो कर्लिंग फिंगर है ये इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट होती है। फॉर एग्जांपल, आप a से b की तरफ अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आप a से b की तरफ अपनी फिंगर को कर्ल करेंगे और आपके थंब जो है वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर। इसी तरह अगर आप इसको रिवर्स कर दें तो डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर चेंज हो जाएगी। तो राइट हैंड रूल के साथ आप जो इस यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में होगा। अच्छा, जब हम जरा इसकी भी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो हमारे पास जो a क्रॉस b होता है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a
एंड कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए। वहां पर आपने देखा था पैरेलल टू ए, बट यहां पे हम बात करें परपेंडिकुलर की। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए। मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड सिंपल ए आ गई। कंपोनेंट ऑफ बी की बात, कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए, तो ये हमारे पास ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। तो इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है बी का, वो हमारे पास आ जाएगा दिस वन विच इज कॉल्ड बी साइन थीटा। तो इसको हम प्लेस करेंगे, साथ में यूनिट वेक्टर आ जाएगा, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। और यहां से जो ये डायग्राम बनती है, ये एक पैरेललोग्राम जो बन रही है, ये जो एरिया है, तो इसकी जो प्रोडक्ट है वो हमें असल में इसके कंप्लीट उस प्लेन के एरिया के बारे में बताती है जो इन वेक्टर की प्रोडक्ट से बनता है। अच्छा, ये अब अगर हम देखें कि क्या क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर प्रोडक्ट बी कम्यूटेटिव है या नहीं है, तो सिंपल सी बात, अगर ए और बी की यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, तो अगर हम उसको उलट कर देंगे तो ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, विच मींस कि ये कभी भी कम्यूटेटिव नहीं हो सकता। मैथमेटिकली भी देखें तो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, और ये ए है, इसका कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है दैट इज ए साइन थीटा। तो ये हमारे पास बन जाएगा B cross A is equal to B A sin theta, but direction of the unit vector is opposite to that of A cross B, which is why कि यहाँ पे हमारे पास माइनस A sin आ जाएगा, जो हमें ये प्रूव करता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये एंटी कम्यूटेटिव है, ये कम्यूटेटिव नहीं है। ओके जी, आगे कुछ एग्जांपल है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की, जो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है दैट इज अ concurrent forces। अब concurrent forces क्या होती है? When two or more forces are acting on a body and the line of action of these forces pass through a common point and the force are said to be concurrent forces। अगर दो या दो से ज्यादा forces किसी एक कॉमन पॉइंट पर उनकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पास कर रही हो, जैसा कि ये देखें, ये हमारे पास फोर्स F1 है, ये फोर्स हमारे पास F2 है, ये फोर्स F3 है, तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन है वो एक कॉमन पॉइंट से क्रॉस कर रही है, तो इस तरह की फोर्स को हम कंकरेंट फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप यूं समझ सकते हैं कि अगर आप कोई खूंटा गाड़कर, जमीन पर कोई लकड़ी गाड़कर उसके साथ रस्सियां बांध दें और दो या तीन बच्चे मुख्तलिफ डायरेक्शन में रस्सियों को खींच रहे हो, तो उन सब की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो उस खूंटे में से गुजर रही है, तो इस तरह की फोर्सेस को हम कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। ओके जी, उसके बाद दूसरी जो टाइप है दैट इज इक्विलिब्रियंट फोर्स। Two or more concurrent forces can be balanced a single force called equilibrium। Equilibrium force जो है ये resultant force को बैलेंस करती है, या आप यूं कह सकते हैं ये resultant force के opposite डायरेक्शन में होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये फोर्स F1 है विच इज 763 न्यूटन, ये फोर्स हमारे पास F2 है विच इज 525 न्यूटन, और तो जब हम इसको हेड टू टेल रूल के जरिए एड अप करते हैं तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आता है, और रिजल्टेंट हमारे पास आ जाता है 926 न्यूटन इस डायरेक्शन में। अब जो इक्विलिब्रियंट फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड बिल्कुल वही होगी जो रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड थी, बट उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, क्योंकि उसने इस फोर्स से इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाना है, इसको कैंसिल आउट करना है, इसलिए मैग्नीट्यूड इनकी सेम बट डायरेक्शन इन दोनों की ऑपोजिट होगी। इस तरह की फोर्स को हम इक्विलिब्रियंट फोर्स कहते हैं। ओके, फर्दर हमारे पास आ जाता है टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है जी? टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट ड्यू टू अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। कि अगर किसी फिक्स पॉइंट किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई जाए और वो किसी फिक्स पॉइंट के इर्द घूमना शुरू कर दे, तो इस तरह के टर्निंग इफेक्ट को हम टॉर्क कहते हैं। इसको टॉ से जो वो डिनोट किया जाता है, और ये आर और एफ यानी कि मूवमेंट आर्म ऑफ फोर्स की क्रॉस प्रोडक्ट होती है, जिसका रिजल्ट आता है आर एफ साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अच्छा, अब इसको दो तरीकों से जो है वो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक के अंदर आप जो फोर्स को कंपोनेंट में डिसॉल्व कर दें, दूसरे के अंदर आप जो ये
मोमेंट है, मोमेंट आर्म है, इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें। हम दोनों केसेस को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखें, ये हमारे पास एक स्पैनर है और ये इस पॉइंट के गिर्द जो नट है उसको टाइट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, और ये जो डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से ये वाला, इसको मोमेंट आर्म आर जो है वो डिनोट किया गया है। अब चूंकि फोर्स एक एंगल पर लग रही है इसके साथ, इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, वन इज एफ एक्स एफ कॉस थीटा एंड अदर इज एफ वाई एफ साइन थीटा। अब यू कैन सी कि जो एफ कॉस थीटा, अब इधर से भी एफ कॉस थीटा, इधर से भी एफ कॉस एफ साइन थीटा, इधर से भी एफ साइन थीटा पैरेलल है, इसलिए दो दो बार दिखाया हुआ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये तो हमारे पास मोमेंट आर्म आ गया, पोजीशन वेक्टर आर आ गया। अब फोर्स के दो कंपोनेंट्स में से ये जो कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, ये तो इन द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट आर्म है। अब इसकी वजह से तो रोटेशन नहीं हो सकती। ये ऐसे ही है कि आप दरवाजे को उसकी डायरेक्शन में ही धक्का लगाना शुरू कर दे तो ऑब्वियसली वो मूव नहीं करेगा, विच मीन कि इसमें जो रोटेशन पैदा होगी वो इस कंपोनेंट्स की वजह से तो पैदा बिल्कुल नहीं होगी। तो फिर भी हमारे पास पीछे कंपोनेंट रह जाता है एफ साइन थीटा, तो विच मीन के आर क्रॉस एफ के अंदर से आर, और एफ का कौन सा कंपोनेंट एप्लीकेबल होगा, एफ साइन थीटा, तो आर एफ साइन थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब दूसरे केस के अंदर अब हम फोर्सेस, जो फोर्स है उसको हम डिवाइड नहीं करते, अब हम मोमेंट आर्म को डिवाइड कर लेते हैं। तो यू कैन सी मोमेंट आर्म के भी दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बनते, एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये जो कंपोनेंट है ये बन जाएगा आर साइन थीटा, और ये वाली साइड जो बन जाएगी ये बन जाएगी आर कॉस थीटा। अब यू कैन सी कि ये कंपोनेंट जो मोमेंट आर्म का है ये तो इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है, तो इसकी वजह से तो रोटेशन पैदा नहीं हो सकती। तो हमारे पास पीछे रह जाता है सिर्फ ये कंपोनेंट जिसकी वजह से रोटेशन पैदा होगी। तो यहां से हमारे पास फोर्स आ गई एफ, और कंपोनेंट आर का कौन सा आ जाएगा, एफ आर साइन थीटा। तो यू कैन सी अगेन रिजल्ट वही रहा है जो एफ को डिवाइड करने से आया था। तो इस तरह से आप मैथमेटिकली दोनों तरीकों से जो टॉर्क है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आर एफ साइन थीटा के जरिए भी और एफ आर साइन थीटा के जरिए भी। दोनों केसेस में जो रिजल्टेंट है वो सेम आएंगे, और इनकी अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो एफ और डी आ जाएगी। एफ इज द फोर्स एंड डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू द पॉइंट ऑफ रोटेशन। अब ये जो हमारे पास टॉर्क का रिलेशन आ गया है, दैट इज आर एफ साइन थीटा एन कैप। अच्छा, अब ये इसकी जो वैल्यू है टॉर्क की वो किन चीजों पर डिपेंड करेगी, हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, यानी कि एफ की मैग्नीट्यूड अप्लाइड फोर्स की मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा होगी तो टॉर्क भी ज्यादा होगा। इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यानी कि आर की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, और तीसरा डिपेंड करेगी एंगल थीटा पर। अब हमें पता है कि साइन जो 90 होता है उस पर जो साइन की वैल्यू जो है वो 1 होती है, तो विच मीन कि अगर आर और एफ के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री हो तो टॉर्क हमारे पास मैक्सिमम होगा, और इस तरह अगर ये एंगल जो है वो 0 डिग्री हो तो टॉर्क हमारे पास मिनिमम या 0 होगा। तो ये वो तीन फैक्टर थे जिन पर जो टॉर्क है वो डिपेंड करता है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है जी, कपल इज डिफाइंड एज टू पैरेलल फोर्सेस that have the same magnitude but opposite direction and are separated by a perpendicular distance d। कह रहे दो फोर्सेस जो पैरेलल हैं और उनकी मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, कि दो ऐसे पैरेलल फोर्सेस जिनकी मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो, वो मिलकर आपके पास एक कपल बनाती हैं, और उन कपल की वजह से जो मूवमेंट प्रोड्यूस होगा उसको हम कपल मूवमेंट आर्म बाय कपल कहते हैं। अब देखिए फर्स्ट करिए हमारे पास एक स्टीयरिंग व्हील है, इसमें यहां पर हमारे पास जो फोर्स है वो एफ ए लग रही है, और आप देख सकते हैं कि यहां से ये इस पॉइंट पर स्टीयरिंग व्हील घूम रहा है, तो पॉइंट ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक का जो डिस्टेंस है उसको हम आर ए कह देते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास फोर्स है जी बी पॉइंट पर एफ बी,
और इसका जो मोमेंट आर्म है उसको हम आर बी कह लेते हैं। फर्ज करें जी एफ बी की मैग्नीट्यूड अगर एफ हो तो चूंकि इनकी मैग्नीट्यूड बराबर बात सिमत में मुख्तलिफ है, जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, तो अगर इसकी मैग्नीट्यूड एफ है तो इसकी मैग्नीट्यूड माइनस एफ होगी। और जो इनका रिजल्टेंट होगा, क्रॉस पर रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, जैसा कि उस इमेज में दिखाया गया। तब यहां पे देख सकते हैं ये मेरे फोर्स आ गई, ये मोमेंट आर्म आ गया। तो अब हम इनका दोनों तरफ से टॉर्क जो है वो निकालते हैं। तो टॉर इज इक्वल टू आर ए क्रॉस एफ ए प्लस आर बी क्रॉस एफ बी। तो अब चूंकि एफ ए को हमने माइनस एफ कहा था और एफ बी को हमने एफ कहा था, तो यहां से आर बी और आर ए माइनस हो जाएंगे, एफ आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो टार्क यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है ये ड्यू टू कपल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। इस फॉर्मूला की मदद से आप जो कपल है उसका टॉर्क जो है वो निकाल सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है जी इक्विलिब्रियम। इट इज अ स्टेट ऑफ द बॉडी इन विच अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एंड टॉर्क्स acting together there is no change in the translational motion as well as rotational motion। कि अगर किसी जिस्म पर मल्टीपल फोर्सेस लग रही हो, मल्टीपल टार्क प्रोड्यूस हो रहे हो, अगर तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो, तमाम टॉर्क्स का रिजल्टेंट जीरो, तो इन दैट केस ना उस बॉडी में ट्रांसलेशनल मोशन होगी ना उस बॉडी में रोटेशनल मोशन होगी। तो इस स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है, कि जिसमें उसके तमाम फोर्सेस का सम, तमाम जो इक्विलिब्रियम का सम जो है वो जीरो हो। अब इस इक्विलिब्रियम के कुछ टाइप्स हैं, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर and the body is said to be in static equilibrium। कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हो और उन फोर्सेस के लगने के बावजूद वो जो ऑब्जेक्ट है रेस्ट की हालत में हो, तो इस कंडीशन में जो उसके ऊपर टॉर्क लग रहा हो, जो उसके ऊपर फोर्स लग रही होगी वो जीरो होगी। जैसे कि ये बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और उसका जो रिएक्शन होगा वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो अब दोनों चूंकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में, विच मीन्स उसका वेट और उसकी नॉर्मल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में है। तो इस तरह का जो इक्विलिब्रियम है उसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है जी? When a body is moving at uniform velocity under the action of several forces acting together, the body is said to be in dynamic equilibrium। कि अगर बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस लगने के बावजूद उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब उसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे कि पैराट्रूपर जब ऊपर से फॉल करते हैं तो वो टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेते हैं, और टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी में उनमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक ट्रांसलेशनल तो है अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो उसको हम डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, जैसे गाड़ी है जिसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, तो उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, तो हम इस तरह के इक्विलिब्रियम को भी डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशंस जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। पहली कंडीशन हमारे पास यही है कि नेट फोर्स यानी कि टोटल फोर्सेस का सम मस्ट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रही हैं वो सारी की सारी इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। जैसा कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हमारे पास F1, F2, F3, F4, F5 फोर्सेस लग रही हैं, अगर हम इनको एड अप करें बाय हेड टू टेल रूल, यू कैन सी कि इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या बन रहा है, वो जीरो बन रहा है। तो ये इसकी इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन है कि ओवरऑल जो फोर्सेस है उनका सम जो है वो जीरो होना चाहिए, आइदर इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। अब अगर फोर्सेस टोटल जीरो है तो उनके एक्स कंपोनेंट भी जीरो होंगे, वाई कंपोनेंट भी, उनके एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों का सम जीरो होगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये है कि अगर कोई रिजल्टेंट वेक्टर जीरो है तो क्या उसके कंपोनेंट भी जीरो होंगे? तो ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक वेक्टर है
उसका जो x कंपोनेंट है fx जो है वो 5 है और fy जो है वो -5 है। तो यू कैन सी कि अब उसके दोनों कंपोनेंट्स तो नॉन जीरो हैं, बट अगर इनका जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो जीरो आ जाएगा। तो विच मींस कि आपके पास टोटल रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो ये नेसेसरली जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई कंपोनेंट भी जीरो ही होने चाहिए, बट उनका समेशन जीरो होना चाहिए। एक्स और वाई तमाम कंपोनेंट्स का सम जो है ना वो हमेशा जीरो ही होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि टोटल टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब वो चाहे एंटी क्लॉकवाइज टार्क हो या क्लॉकवाइज टार्क हो, सारे का सारा टॉर्क जो है वो मस्ट बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये वो दो कंडीशन है जिसकी बेस पर आप किसी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम कंडीशन में डिक्लेयर कर सकते हैं। यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप अपने जो है वो प्रैक्टिस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली ये सेशन आपके लिए बड़ा मुफीद रहा होगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।